हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल और ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और ये हमारी जो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। देखें, हमारा पर्पस एक ही है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है। देखें, मेन एग्जाम्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम प्रायोरिटी पे किस चीज़ को रखते हैं? राइटिंग स्किल को। उसके बाद अगर देखा जाए राइटिंग स्किल क्या काम करेगी, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप एक अच्छे ओपिनियन नहीं दे सकते, आपका नॉलेज अगर पॉलिश्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पस वो ये है कि बेसिकली आपकी एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होने चाहिए विद बैलेंस अप्रोच के साथ, और यही चीज़ जो है यहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट आप समझ ले कि एग्जामिनर की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इशू क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कभी वन साइडेड हो जाते हैं, कभी इमोशनल बेस्ड यहाँ पर जो है वो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने जो है ना बी केयरफुल 2026 के अंदर जिस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहां पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान ने यहां पर अपना कह ले कि एक बैलेंसिंग एक्ट को यहां पर अडॉप्ट किया हुआ है, या यहां पर आप देख लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, एक तरफ ईरान है, यूएसए है, चाइना है। तो यहां पर आपने बड़ा ट्रिकी रहना है और बड़ा स्मार्ट रहना है। जो भी आपने यहां पर आर्गुमेंट देना है ना, जो भी आपकी डिस्कशन है वो बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स है, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर एक लिटरेरी स्टेटमेंट को या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं। देखें, यहां पर एस्पिरेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें कौन सी बुक रीड करनी चाहिए। देखिए, आपका फिक्शन, नॉन फिक्शन, यहां पर कह लें कि बेस्ट सेलर बुक्स भरी पड़ी हैं, लेकिन अगर आप एकेडमिक डिस्कोर्स अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, ठीक है, स्ट्रक्चर, एकेडमिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको लाजमी रीड किया करें। उनमें से अगर देखा जाए तो यहां पर रसल है, रसल को आप पढ़ें। आपको यहां पर कह लें कि जो इश्यूज आ रहे हैं, जो सही एकेडमिक हमें यहां पर जो अजेंस होती है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, आपका लिटरेचर भरा पड़ा है, मैं आपको बहुत सारी यहां पर बुक्स रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि आपको कौन कौन से राइटर्स को पढ़ना चाहिए, तो रसल को पढ़ लें आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप अगर देखा जाए जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, और उसके बाद 1984 को पढ़ें, द काइट रनर। अगर साउथ एशिया अगर आप जो है यहां पर पढ़ना चाहते हैं कि इनका एक्सप्रेशन कैसा है, तो यहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप खुशवंत सिंह को पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ें, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको साउथ एशिया का जो है ना वो एक्सप्रेशन का पता चल गया, इनका जो यहाँ पर राइटिंग स्टाइल क्या है। इसके बाद अगर देखा जाए आप अमेरिकन वर्क पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे इंग्लिश राइटर्स, ब्रिटिशर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं आजकल, जो है ना बेस्ट सेलर्स, डिसिप्लिन्स वाली बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई, आप एकेडमिक जो है यहां पर डिस्कोर्स पढ़ने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए मैटर करते हैं। देखिए, आपके पास सिविल सर्विस एग्जाम आप क्रैक कर ले, आप एलोकेशन हो जाए, देन आपके पास बहुत टाइम है यार बुक्स पढ़ने का, जो आप यहां पर बुक लेकर बैठे हुए। किसी ने बोला ये बुक पढ़ो तो ये पढ़ना शुरू कर देते आप, लेकिन आप ये भी देखें कि क्या वो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपना कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है। देखिए, एक बात कहूंगा कि आपकी रीडिंग वेस्ट नहीं जाती। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं यहां पर देखिए, मेरे जो बात मैं करता हूं ना, आपका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि नो डाउट आप रीडिंग कोई भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है रीडिंग की रिक्वायरमेंट, कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएं, आप उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करें, आप उसका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अंडरस्टैंड करें,
ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है और बुक पढ़ना शुरू करते थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो अब आपने जो इंपोर्टेंट वर्क्स है ना उनको पढ़ेंगे तो आपके एक तो कह लें कि यहां पर जो आप कह लें कि यहां पर एक फ्लुएंसी जो होती है ना वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप एक डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। मैं बात कर रहा हूं कोहेरेंस, कोहेजन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, आइडियाज को किस तरह डेवलप किया जाता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये 3-4 राइटर्स हैं, इनको लाजमी जो है वो आपने रीड करना है। तो अब यहां पर बात करते हैं रसल की, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे पास, बहुत कह लें कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है, देखिए वो कहता है कि द टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग, जो आप यहां पर टाइम इंजॉय करते हुए कहते हैं ना कि मैंने वेस्ट कर दिया है, वो क्या है बेसिकली, इज नॉट वेस्टेड टाइम, वो आपने टाइम जाया नहीं किया है। अब हम यहां पर करते क्या हैं, बिल्कुल सिंपल से लफ्जों में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए हम क्या करते हैं कि यहां पर जब इंजॉय कर रहे होते हैं, छोटी छोटी खुशियां हम यहां पर जो मना रहे होते हैं, तो बाद में हम क्या कहते हैं कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया यार, हमें तो इससे अच्छा था कोई और काम कर लेते। लेकिन एक बात कहूं, जब आपका डिफिकल्ट टाइम आता है ना, तो ये आप जो छोटी छोटी खुशियां जो आपने यहाँ पर सेलिब्रेट की होती है, वही आपका कह ले के एसेट्स होते हैं, वही असासे होते हैं आपके। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, आप एक खुशी के साथ जो पल गुजार रहे हैं ना, जो खुशी के साथ पल जो गुजार रहे हैं, वो आपका वेस्ट नहीं जाता टाइम, वो आपने वक्त ज़ाया नहीं किया। अब यहाँ पर होता क्या है, हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे ना, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो खुशियां होती है ना, उनको ढूंढना बंद कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम इनके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, अपना वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढेंगे ना, तो इससे होगा क्या कि आपका जो बड़ा एम है, जो आपका मकसद है, उस तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आपको सही खुशी का जो मतलब होता है ना, अज़ैस का, उसका पता चल जाएगा आपको। तो छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियां ढूंढते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इट डजंट मीन कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि आप यह समझ लें कि आप अपनी एक फाउंडेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी अंडरस्टैंड करने वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है। आज हमारे पास टॉपिक्स जो रहने वाले हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बाद में हम वोकैब को डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है आज, स्ट्रगलिंग एट होम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जो है ना कहीं पे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं ये डिस्कस कर चुका हूं चीजें। अब यहां पर द कोस्ट ऑफ इनर्शिया, पाकिस्तान इंटरनल चैलेंजेस, और उधर से पाकिस्तान ने ग्लोबल फोकस भी रखा हुआ, सुलह करवाने के चक्कर में भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान को, वो इंटरनली चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब यहां पर पंजाबी में ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, पंजाबी वाली, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दी है, आपको पूरा जो टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। जेदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। अब उर्दू में समझे भाई, जिसके घर में पैसा है ना, उसके जो पागल लोग हैं ना, वो भी बड़े सियाने नजर आएंगे आपको। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जो यहां पर जो चीजें नजर आई कि जिस तरह यहां पर इस्लामाबाद टॉक्स हुई, और यहां पर एक ही चीज है कि ये जो कह ले कि यहां पर कह ले कि टॉक्स फेलियर, यहां पर कहा गया कि टॉक्स फेल हो चुकी हैं इस्लामाबाद वाली, ये सारी चीजें। अब यार देखें, पाकिस्तान अगर इंटरनली स्ट्रांग होता या एक्सटर्नली स्ट्रांग होता, तो ये आपके जो निगोशिएशंस है, ये इस फर्दर जो डिप्लोमेसी प्रोसेस अगर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये फर्दर आगे ना बढ़ता, यहां पर ही जो है वो बात बन जाती। अब अगर देखा जाए, यूएसए ने जहां जहां पर भी एग्रीमेंट्स करवाए हैं, तो यहां पर देख लें कि उनके एग्रीमेंट्स यहां पर सक्सेसफुल भी हुए, बात मानी भी गई है, क्योंकि भाई वो इकोनॉमिक पावर है, उसके बाद मिलिट्री पावर है, उसके बाद पॉलिटिकल पावर है, तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे जो मेन पॉइंट्स यहां पर रहेंगे ना, पाकिस्तान को इंटरनली चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक पूरा जनरल ओवरव्यू लेने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास सिम्बियोटिक लिंकेज। सिम्बियोटिक लिंकेज मैं बात करने वाला यहां पर, पॉलिस मीडिया रिलेशन ब्रिजिंग डिवाइड, ये हमारे पास एक न्यू टॉपिक है। देखें, आपने यहां पर जो कह ले कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यहां पर पीएसपी ग्रुप में भी जाएंगे, ठीक है, पुलिस में भी जाएंगे, तो यहां पर जो मीडिया और पुलिस का आपस में जो कनेक्शन है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इनके दरमियान में जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है वो है कम्युनिकेशन गैप,
और इस गैप को कैसे ठीक किया जा सकता है, रेमेडीज की भी बात करेंगे, इनके दरमियान में जो एक दूसरे के ऊपर तहफुजात हैं, चैलेंजेस, इश्यूज, ठीक है, एक दूसरे के को लेकर जो इनको फेस करना पड़ रहा है, वो भी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर एक कॉलोनियल लिगेसी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बता दूं, देन जो है हम आगे डिटेल्ड इसकी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कॉलोनियल लिगेसी, अब यहां पर ब्रिटिश जो आपका आया यहां पर सब्वे कॉन्टिनेंट के अंदर, पुलिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया सब्वे कॉन्टिनेंट के अंदर, उसका पर्पस क्या था? कंट्रोल करना। क्या था? कंट्रोल करना, ना के सर्व करना। आज भी वही मेंटालिटी देखने को मिल रही है, ये बेसिकली कहा जा रहा है, ठीक है। तो उस मेंटालिटी से हमें बाहर आना पड़ेगा। मीडिया को और पुलिस को मिलकर जो है कह ले कि यहां पर लोगों को सर्व करना पड़ेगा। मीडिया की अपनी जगह पर रिस्पांसिबिलिटी है, पुलिस की अपनी जगह पर रिस्पांसिबिलिटीज है, लेकिन यहां पर इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे और पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारा जो एसए का पेपर होता है ना, पीएमएस का, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं पीएमएस का एग्जाम्स, तो उनमें जो ऐसे का टॉपिक होता है ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे केपीके का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, सिंध का है, तो उसके लिए कोई पता नहीं, यहां पर वो कह लें कि सीएसएस का जो ऐसे का पेपर है उसमें भी वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम मीडिया का रोल अगर देखते हैं तो ये हम कहीं ना कहीं पर जो है वो लाजमी डिस्कस करते हैं। हो सकता है अगर आपका टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ऐसे आ जाए तो यहां पर मीडिया का क्या रोल है, तो आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है अनलर्न्ड लेसन्स अनहिडेड। यहां पर जो है नजरअंदाज जो लेसन्स जो किए गए हैं यूएसए की तरफ से। अब क्या है? द कोस्ट ऑफ यूएसए मिलिट्री एडवेंचर्स, हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स है यहां पर जो है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी मैं पूरा डिस्कस करने वाला। हिस्टोरिकल जो है यहां पर इवेंट्स हैं उनको भी ऐड करेंगे। अब यहां पर देखा जाए फोर्थ नंबर पर डिप्लोमेटिक डेडलॉक। यहां पर रशिया ने कहा है कि भाई हम भी आपके साथ खड़े हैं, अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन अब डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है ना यहां पर तेज हो चुका है। अब डिप्लोमेटिक प्रोसेस कैसे तेज हो चुका है इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर जो चीज नोट करने वाली है ना आपके नोट्स के अंदर, वो क्या है वो मैं बताने वाला, वो आपने नोट करनी है, बाकी आपने चीजें छोड़ देनी है। फिफ्थ नंबर पर है यहां पर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ चुके हैं। ये सिप्री की रिपोर्ट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक हमारा बेसिकली आईआर के अंदर जो हमारा टॉपिक है एनपीटी और सीटीबीटी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह यहां पर कह लें कि सिप्री की रिपोर्ट ने यहां पर बताया कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर स्टैट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे यहां पर वोकैब की, ठीक है। वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वोकैबलरी 4-5 चीज़ों के आपके वो ठीक करवा सकते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर रेपिटेशन वाला जो मामला है, आइडियाज़ रेपिटेशन है, वर्ड रेपिटेशन हो रही है, स्टेटमेंट मोल्ड करके नहीं लिख पा रहे आप, एक्सप्रेशन आपका अच्छा नहीं हो रहा, तो वोकैब अपना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वोकैब यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो आपका जो अगर आपको सेंस का पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का अगर आपको पता है वोकैब का, तो आप इजीली जो है टॉपिक के रिलेटेड अपने मर्जी से वोकैब को चूज कर सकते हैं। और यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो वोकैब की बात कर रहा हूं, इट डजंट मीन कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए, बल्कि आपके पास एकेडमिक वर्ड्स होने चाहिए जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड हो। जॉर्गन्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, या वोकैब आप कह सकते हैं, तो वो सारे हमारे टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए, उनके नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दोनों आपको पता होने चाहिए, देन ही आप सही यूज इनका कर सकते हैं वोकैबुलरी का। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ इनर्शिया, पाकिस्तान इंटरनल चैलेंजेस, ठीक है, और उसके बाद ग्लोबल फोकस। अगर देखा जाए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, सीधा सीधा आप ये समझ रहे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसको चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ रहा है वो क्या क्या है। डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करेंगे, एक्सटर्नल पॉलिसी की बात ऑलरेडी हम बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे इसको हम रिलेट करेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो भाई क्या है, यहां पर क्या है, एजेंडा क्या है, सिक्योरिटी एंड पीस है, नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एज ए पीस मेकर अपना रोल प्ले करता हुआ क्या नजर आया, यहां पर जो है सुलह करवाता नजर आया, किसके दरमियान में, बेसिकली यूएसए और यहां पर ईरान के दरमियान में, जो इस्लामाबाद के अंदर फर्स्ट राउंड जो हमें देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पर मसला पता है क्या है, यहां पर मैंने जो पहले कहा था ना, जो यहां पर कह ले इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल यहां पर कह ले यहां पर स्ट्रांग है कंट्री, तो उसकी बात मानी भी जाती है। लेकिन अगर इन केस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान एक तो इकोनॉमिक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, इंटरनल इश्यूज जो है वो
फेस कर रहा है, एक्सटर्नल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। ईस्ट की तरफ देख सकते हैं आप, वेस्टर्न फ्लैंक आप पूरा देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है वो कह लें कि मल्टीफेरियस जो है वो चैलेंजेस में जो है वो कह लें कि एम्ब्रॉयल्ड है, उलझा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कॉस्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एकदम जो है जमूद का यहाँ पर जो हमें शिकार हुआ है और उसकी कॉस्ट हमें जो है यहाँ पर पे करना पड़ रही है। अब इंटरनली जो चैलेंजेस है बेसिकली उनकी बात की जा रही है। ठीक है, जो भी यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, पॉवर्टी की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे, यहाँ पर डेमोक्रेटिक इरोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए सबसे पहले देखें नीचे भी हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी हम वन बाय वन जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रोएक्टिव रोल इन इंटरनेशनल स्टेज, पाकिस्तान फेसेस डीप सीटेड इंटरनल challenges that demand urgent attention as inertia on domestic fronts threatens stability and progress। जो यहां पर हमें जमूद या इनर्शिया देखने को मिल रहा है, यहां पर एक तो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है यहां पर, ठीक है, डेमोक्रेटिक फेलियर आपको देखने को मिल सकता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि यहां पर जो पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो यहां पर नहीं हो पा रही। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो यहां पर रहेगा वो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड पॉवर्टी। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, वीक इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट्स कम है बहुत ज्यादा, उसके बाद ग्रोथ रिमेन वीक, ठीक है, जो ग्रोथ होनी चाहिए वो भी यहां पर कम है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए पॉवर्टी शार्पली इंक्रीज, तो पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बाद है आईएमएफ पॉलिसीज, इन्फ्लेशन ईज्ड थ्रू आईएमएफ पॉलिसीज दैट कर्टेल ग्रोथ एंड एक्सैसरबेट पॉवर्टी। अब यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें, देखें पाकिस्तान के नो डाउट यहां पर जो ग्रोथ होनी चाहिए वो यहां पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब स्टेबलाइजेशन की तरफ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चले जाती है, लेकिन जो ग्रोथ की तरफ जाने चाहिए वो नहीं जाती। सबसे पहले अगर देखा जाए आईएमएफ का रोल अगर बात की जाए, देखें हमारी कहले का इकोनॉमी बिल्कुल जो है यहां पर कह के बैठ चुकी थी, ठीक है, बस्ट हो चुकी थी, तो यहां पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आप कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो क्या हुआ, आईएमएफ आया, आईएमएफ से जो 7 जो है बिलियन डॉलर का जो यहां पर प्रोग्राम था, 25th प्रोग्राम बेसिकली, तो पाकिस्तान ने वो लिया यहां पर। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बेसिकली यहां पर जो स्टैग्नेशन थी, यहां पर जमूद थी, रुकी हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो कम से कम जो है वो कह लें कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव की। ठीक है, अब यहां पर मूव तो कर ले, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, नो डाउट जब आईएमएफ से यहां पर कहने के प्रोग्राम लिया गया तो इन्फ्लेशन भी यहां पर कम हुई, ठीक है, पॉवर्टी भी कहीं हद तक कम हुई। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो कह ले के महंगाई वगैरह और ये सारी चीजें यहां पर जो है वो लेवल के ऊपर आते हुए नजर आई। लेकिन जैसे ही यहां पर मिडिल ईस्ट वाला मामला शुरू होता है, ईरान, यूएसए और इजराइल के दरमियान में वॉर, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से फिर यहां पर बैठना शुरू हो जाए। उसकी रीजन क्या है, देखें अरेबियन सी के जरिए पाकिस्तान गल्फ स्टेट्स के साथ अपनी ट्रेड करता है। अब यह चीजें मैं बार डिस्कस कर चुका अपने लेक्चर्स के अंदर, लेकिन टॉपिक आ जाता है फिर वहां पर चीजें फिर ऐड करना पड़ जाती हैं। ठीक है, अब अगर देखें यहां पर अब बहुत सारी चीजें मैं स्किप भी कर देता हूं, इसलिए करता हूं कि फिर रेपिटेशन वाला मामला होता है, यहां पर बार बार चीजों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम तो यहां पर ये इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि चीजों को हम रिलेट कर पाए, आपको यहां पर चीजें कवर करवा सके, दोबारा रिकॉल करवा सके चीजों को, आपकी चीजें भी रिवाइज हो जाती हैं, ये सारी चीजें हैं। अब अगर बात की जाए यहां पर पाकिस्तान के, बात कर रहे थे हम यहां पर अरेबियन सी की, तो पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड एकदम से बैठ गई। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान यहां पर जो इंपोर्ट करता है गल्फ स्टेट से एनर्जी, ऑयल, यहां पर गैस, तो क्या हुआ कि एकदम से जो यहां पर हमें जो वॉर रिस्क इंश्योरेंस जो देखने को मिले, एकदम उसकी प्राइसेस यहां पर फ्राइट रेट्स बेसिकली एकदम से बढ़ते हुए नजर आए। जो $1 की यहां पर हमें जो है इंपोर्ट मिल रही थी वो $1 से $2 तक होगी, तो एकदम से डबल होगी। तो यहां पर आपका क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट अकाउंट भी आपका बैठ जाएगा। जब आपकी यहां पर क्या हो गई, इंपोर्ट ज्यादा हो रही, अब इंपोर्ट उतनी हो रही है, इंपोर्ट अगर 10 लीटर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो 10 ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। ठीक है, देखें यहां पर 10 लीटर है, अगर हम देखें 10 लीटर इंपोर्ट कर रहे हैं गल्फ स्टेट से, वो उसकी कॉस्ट क्या थी, यहां पर $1 है। अब हम अब भी जो है वो 10 लीटर ही कर रहे हैं, लेकिन अब कॉस्ट कितनी है, यहां पर $2 है। तो इंपोर्ट उतनी है लेकिन उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ी हैं तो आपका ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब आपका एक्सपोर्ट यहां पर कम हो जाती है और इंपोर्ट आपकी ज्यादा हो जाती है।
तो उससे फिर क्या होता है यहां पर हमें देखने को मिलता है, तो आपका जो है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, एक चीज तो ये समझाना चाहूंगा। उसके बाद है मिसप्लेस्ड, अगर फोकस बात की जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी भाई, आपकी यहां पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो है यहां पर डिसरप्ट हुई। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा यहां पर मसला बना भाई, ऑयल सप्लाई एकदम से डिसरप्ट हुई, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई, 55 रुपीज बढ़ा, फिर यहां पर जो है 80 रुपीज, फिर यहां पर जो है बढ़ाया गया, नहीं 135 बढ़ाया गया, फिर 80 रुपये कम किए गए, देन फिर जो है यहां पर जितने भी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं उनकी प्राइसेस यहां पर बढ़ाई गई। कि भाई बढ़ाई क्यों गई, मजबूरी है कि यहां पर देखा जाए तो $2 में मिल रही है, आपको कैसे $1 में दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपकी इंडस्ट्रीज, बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज भाई यहां पर देखा जाए ऑयल एंड गैस की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की उनको जरूरत है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो यहां पर जो हमें एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसकी वजह क्या है कि भाई ऑयल की यहां पर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ऑयल सप्लाई यहां पर डिसरप्ट हो चुकी है। तो यहां पर जो हमारा अगर मोस्टली अगर हमारी देखें यहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट की जा रही है, ठीक है, जितने पेट्रोलियम इंपोर्ट से है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है कि फिर उसमें जो है कमी आई है, तो फिर एनर्जी क्राइसिस यहां पर शुरू हो गया। तो यहां पर इंडस्ट्रीज को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एनर्जी, तो वो नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से आपकी क्या है यहां पर बैठ गई। उसके बाद मेन कारण है आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही भाई, आगे तो आपका अरेबियन सी के अंदर वॉर लगी हुई है, अरेबियन सी आपका क्योस में जा रहा है, इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या है आपकी यहां पर जो है वो एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो अब यहां पर इंडस्ट्री जो है वो आपकी बैठ रही है, जब यहां पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, ये भी रीजंस है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, एनर्जी क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, टैक्स आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें फिर क्या है यहां पर रीजन है कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी बैठ रही है। तो ये है आपके इंटरनल चैलेंजेस। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास यहां पर है अनसस्टेनेबल रेंट्स, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है यहां पर, रिलायंस ऑन जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स, जो हमें यहां पर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बेस के ऊपर जो हमें यहां पर फायदा हासिल होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि हम इंटरनेशनली तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, ग्लोबल फोकस के पूरा है हमारा, लेकिन हो क्या रहा है उसका जो जियो स्ट्रेटेजिक जो रेंट्स है, मीन जो फायदा होना चाहिए वो चीज नजर नहीं आ रही, ये भी एक रीजन है। तो ये भी आप ऐड करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो सारी जनरल चीजें ना आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक इरोजन कैसे हो रहा भाई, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। सिक्योरिटी वाला मसला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिलिटेंट्स ग्रुप्स का मसला है, बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स आपको देखने को मिले 12 प्लेसेस के ऊपर, इमामबार का जो इस्लामाबाद के अंदर अटैक्स देखने को, एक बार फिर वो यही इरा देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने कहा था कि ये वही इरा देखने को मिल रहा है जो 9/11 से पहले था, ठीक है, जिस तरह यहां पर टेररिज्म दहशतगर्दी देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो वो एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो आप उसकी वजह से फिर यहां पर ऑपरेशन भी पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट किया गया कि भाई मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहां पर एलिमिनेट किया जाए, जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद रीजनल स्पिल ओवर की बात की जाए तो अब एक तरफ हमें यहां पर जो है वो इंडिया नजर आता है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, तो पाकिस्तान ट्रेड कहां पर करे आप ये बताएं, आ जाके चाइना के साथ ही कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझ रहे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये भी चैलेंजेस का सामना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, रीजनल लेवल के ऊपर। उसके बाद है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड। अब डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड की बात कर लेते हैं। देखें गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, देखें उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने वे से जो है वो अपनी गवर्नमेंट को जो है चलाती हैं, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए पार्लियामेंटरी फंक्शंस आप देख सकते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस नजर आएगी आपको, सोसिस्टल फ्रीडम, ये सारी चीजें बेसिकली है। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सेस इंक्लूडिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, डेमोक्रेसी इज अंडरमाइंड अक्रॉस की एक्सेस इंक्लूडिंग, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस है, पार्लियामेंटरी फंक्शंस आप देख लें, जुडिशरी इंडिपेंडेंस देख लें, उसके बाद सोसिस्टल फ्रीडम, सारी चीजें आपके सामने, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थोड़ा सा ना वो फिर और तरफ चले जाती है, तो लिहाजा ये आप कॉजेस है बेसिकली डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड की, तो ये आप ऐड कर लें, ठीक है। बाकी आपके सामने ये सारी चीजें यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अगर देखा जाए सप्रेशन ऑफ डिसेंट, पिनिटिव एक्शंस अगेंस्ट जजेस, एक्टिविस्ट अलॉन्गसाइड एविक्शन। अब ये भी इश्यूज है यहाँ पर। देखिए 26th अमेंडमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई, 27th अमेंडमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएगी। जुडिशरी यहाँ पर जो है वो कह लें कि सुप्रीम कोर्ट पहले काम कर रही थी, फिर क्या हुआ यहाँ पर एक और यहाँ पर कोर्ट बना दी गई उसके ऊपर,
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएगी, ठीक है, जो सारे जितने भी यहाँ पर प्रेसिडेंट्स है फैसले हैं उसके ही होंगे, ठीक है। उसका मेन पर्पस क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो बनी है यहाँ पर 27th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जुडिशरी की जो यहाँ पर पावर्स हैं, फिर ट्रांसफर्स करना जजेस को, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी जो है हमें देखने को मिला यहाँ पर। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि जब आपका यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 9 ईयर तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना, तो सबसे बड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उस वक्त देखने को मिला। बाद में जब उसको 3 टाइम यहाँ पर जो है दोबारा बनाया गया, एक टाइम बनाया गया, फिर सेकंड टाइम बनाया गया, थर्ड टाइम बनाया गया, फिर थर्ड टाइम वाले को भी 3 बार सस्पेंड कर दिया गया। अब ये तो हाल है। तो अब ये बताएं कि यहां पर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होगी या नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम ऐड नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये पॉइंट यहां तक है तो यही आप यहां पर अंडरस्टैंड करें। सप्रेशन आपको सामने है जो देखने को मिल रही है यहां पर। अब बात करते हैं लूमिंग रेकनिंग, ठीक है। अब जो है मैं यहां पर हिसाब किताब की तरफ जो चीजें नजर आ रही है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रेकनिंग का मतलब होता है हिसाब किताब, ठीक है। लूमिंग का मतलब होता है मंडलाना सर के ऊपर, ठीक है, ये चीज है। अब द सेम पेज सिनर्जी की अगर बात की जाए, एक पेज के ऊपर हम आएंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक पेज के ऊपर हम आएंगे। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह अगर बोला जाए ना, कोई इंटरनल प्रोग्रेस होनी चाहिए तो वो नजर नहीं आ रही है ना, वो चीज नजर नहीं आ रही। तो इसलिए यहां पर इस्लामाबाद टॉक्स फेल है, क्योंकि यहां पर अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक, उसके बाद पॉलिटिकल, मिलिट्री अगर देखा स्ट्रांग होता ना, पाकिस्तान यहां पर स्टैंड कर रहा था अपनी पोजीशन पर, तो ये जो टॉक्स है ये इतनी लंबी ना जाती, ये अभी तक मामला सॉर्ट आउट हो जाता। अब ये चीज भी है। उसके बाद है सेकंड, अगर देखा जाए द साइकिल ऑफ एक्सटर्नल अलैक्रिटी हमें जो देखने को मिल रही है, इंटरनल अर्शर्शिया, अब ये क्या है, इज अनसस्टेनेबल लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस दैट आर करंटली मेट विद फोर्स। तो अब ये जो हमें यहां पर एक्सटर्नली जो चीजें देखने को मिल रही हैं डेवलपमेंट्स, उसके बाद इंटरनली एनर्शिया जो जमूद का शिकार हुई पड़ी है, जो चैलेंजेस हैं बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो उसकी वजह से फिर कह लें कि यहां पर अनसस्टेनेबल जो है वो चीजें देखने को मिल रही है। उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए इंपैक्ट क्या पड़ रहा है किसके ऊपर, जो हमें इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अब ये चीजें हैं बेसिकली। तो अब आप ये समझें, पूरा टॉपिक को अंडरस्टैंड करें कि इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है वो कह लें अपना रोल प्ले कर रहा है एज ए पीस मेकर, ठीक है, लेकिन इंटरनली जो है ना वीकनेस ये खाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जियो स्ट्रेटेजिक जो रेंट है, अब जो हमें यहां पर अभी जो मैंने पहले यहां पर बताया, जो जियो स्ट्रेटेजिक जो रेंट यहां पर पाकिस्तान को जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हो रहा, है ना। जिस तरह पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, है ना, 2 वीक्स यहां पर वॉर को रुकवाया आफ्टर 39 to 40 डेज के बाद, वो चीजें पाकिस्तान को यहां पर नहीं मिली। हालांकि अगर देखा जाए ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी को सराहा भी जा रहा है, सीडीएफ साहब को भी सराहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी सराहा जा रहा है, लेकिन जो हमें यहां पर जियो स्ट्रैटेजिक रेंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पे मिल भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगर ग्लोबल फोकस किया हुआ है, लेकिन मेन हर्डल्स या चैलेंजेस जो है ना वो कहां पर आ रही हैं, इंटरनली तौर पर आ रही, ठीक है। तो इंटरनली पाकिस्तान को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब यहां पर एग्जांपल ले ले चाइना की, चाइना का जो यहां पर 15th जो यहां पर 5 ईयर प्लान है, बेसिकली कितना बात कर रहा हूं मैं यहां पर 15th, कितना है यहां पर 15th, और ये 5 ईयर प्लान है, ठीक है। अब 5 ईयर अगर प्लान में देखा जाए तो इसका काम क्या है, बेसिकली सबसे पहले फोकस क्या है, इंटरनली स्ट्रांग होना है। क्या होना है यहां पर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है वो यहां पर स्ट्रेंथ होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना, प्रोग्रेस होना, उनकी ग्रोथ होना वो मैटर करती है। तो चाइना इसलिए उसके ऊपर काम कर रहा है। तो चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना की पॉलिसी है जियो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी जियो इकोनॉमी की तरफ यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आई। तो जो यहां पर खातिर ख्वाह फायदे हासिल होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे, तो ये चीज है ना। तो इन सारी चीजों के लिए फिर जो है यहां पर जो है वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो है वो यहां पर जरूरी हैं। इन सारी चीजों को जितने भी इंटरनल चैलेंजेस वगैरह इनको खत्म करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पर पुलिस एंड मीडिया रिलेशंस ब्रिजिंग द डिवाइड, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखें कुछ यहां पर पॉइंट्स है मेरे पास,
उसके बाद हम पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो इश्यू आ रहा है। देखें, एक तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करें यहाँ पर कि पुलिस जो सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर जो यहाँ पर लाई गई ब्रिटिश के द्वारा, तो अब ब्रिटिश ने यहाँ पर जो पुलिस को इंट्रोड्यूस करवाया, किसकी खातिर करवाया? बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, जनता को कंट्रोल करने के लिए। आज भी वही कॉलोनियल लेगेसी देखने को मिल रहा है, वही माइंडसेट देखने को मिल रहा है कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल करना है, पब्लिक को कंट्रोल किया जाए। अब मीडिया भी इसके अंदर शामिल है। अब देखें मीडिया किस तरह शामिल है, दोनों चीजें हैं। देखें, हमारा पर्पज एजुकेशनल पर्पज है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारी जो डिस्कशन है उसका पर्पज है एजुकेशन, ठीक है। तो हम किसी को जो है वो कह लेकर ब्लेम नहीं कर रहे, हमारे पास जो चीजें हैं हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर है। अब देखा जाए पुलिस इज अफेक्शन फॉर कॉलोनियल पास्ट लिमिट्स, ठीक है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये चीज नजर आ रही है ना कि सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर पुलिस ने क्या किया, है ना। उसके बाद बड़े बड़े जो है इंसिडेंट भी देखने को मिले हमें। उसके बाद आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक जो कॉलोनियल लेगेसी, जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। यहां पर हमें आना पड़ेगा पब्लिक सर्विस की तरफ। किसकी तरफ आना पड़ेगा? पब्लिक सर्विस की तरफ आना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। उसके बाद है सेंसेशनल मीडिया, अगर देखा जाए कवरेज ऑफन। अब यहां पर जो है ना मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? मीडिया करता है भाई जो अनप्रोफेशनल है। यहां पर पुलिस का जो है ना वो कह ले एक और जो करेक्टर है जो यहां पर रोल प्ले कर रहा है वो ज्यादा अनप्रोफेशनल, सीधा कह ले यहां पर अंडरमाइनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अनप्रोफेशनल जो चीजें होती है वो दिखाई जाती हैं। हालांकि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत सारी जगहों के ऊपर। लेकिन देखिए हर ये पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के कहीं भी कंट्री पे चले जाए तो ये हर जगह पर जो है फ्लॉज होते हैं, नो डाउट इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है भाई? तो मीडिया क्या करता है? उसके अनप्रोफेशनल चीजें दिखाना शुरू कर देता है। भाई पॉजिटिव चीजें भी साथ साथ दिखाएं, है ना, ये चीजें भी हैं। तो मिलकर चलना पड़ेगा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन गैप एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अब यहां पर अगर देखा जाए फिर कुछ चीजें जो मिस इन्फॉर्मेशन भी है यहां पर देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन गैप भी आप देखने को मिल सकता है यहां पर। सबसे पहले तो आप ये देखें जो यहां पर मीडिया का और पुलिस का यहां पर कोलैबोरेशन होना चाहिए ना, वो नजर नहीं आता। इनके दरम्यान में कम्युनिकेशन गैप भी है। अब यहां पर अगर एक साइड मीडिया दिखा रहा है जो अनप्रोफेशनल है तो मीडिया को चाहिए दूसरी साइड भी दिखाए, दोनों चीजें, ताकि एक पॉजिटिव इमेज जहां पर जो है स्टेट के अंदर जाए या सोसाइटी के अंदर जाए। लेकिन वो चीजें नजर नहीं आती। द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल मीडिया पॉलिसी, अनट्रेंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन एक्सेसिबल सीनियर ऑफिसर्स लीड। उसके बाद यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी चाहिए यहाँ पर मीडिया के अंदर अपना रोल प्ले, उनको जो सही इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है, उससे आगाह किया जाए ताकि मीडिया अपना रोल प्ले कर सके। फर्दर जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाया जा सके। जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस है, जो मीडिया का मेन रोल है वो यहाँ पर पे किया जा सके। लेकिन एक चीज यहाँ पर स्किप होगी मुझसे, वो मैं कवर करता हूँ। आज के दौर में द पावर ऑफ सोशल मीडिया, है ना, मैं बात कर रहा हूं द पावर ऑफ सोशल मीडिया हमें देखने को मिल रही है। अब कहीं पर भी आप देख रहे होंगे ना आजकल जो है ना कह ले कि कहीं पे अगर कोई चालान काटा जा रहा है तो वहां पर भी जो है वो क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ लोग तो यहां पर व्यूज की खातर भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये भी एक गलत बात है। कुछ यहां पर प्रोफेशनल नहीं है, ये भी एक गलत बात है। तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। तो कभी भी यहां पर नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही हैं तो पॉजिटिव साइड भी दिखानी चाहिए, ये भी चीजें हैं। तो अब यहां पर अगर देखा जाए जो ऑफिसर्स हैं यहां पर जो पुलिस के अंदर, तो उनको भी यहां पर जो कोऑपरेट करना चाहिए, मीडिया को भी कोऑपरेट करना चाहिए, मिलकर एक पॉजिटिव चीज को जो है ये लेकर आना चाहिए, ठीक है। और एक हार्मनी होनी चाहिए, एक पीस इंश्योर करवाना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। दोनों का काम है। तो ये दोनों अगर बोला जाए तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि सही जो है ना इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम आ रही है इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर। अब अगर देखा जाए फ्रेजल रिलेशंस की बात की जाए तो एक दूसरे के जो है यहाँ पर फ्रेजल रिलेशनशिप एंड स्टीरियोटाइप। सबसे पहले देखें पुलिस मीडिया टाइज ऑफन डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप। अब अगर देखा जाए इंडिविजुअली कहीं ना कहीं पे जो पुलिस और मीडिया का जो है वो रिलेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल जो होना चाहिए वो नजर नहीं आता। सबसे बड़ी हर्डल क्या है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, दोनों को आपस में यहाँ पर कह ले के दोनों को आपस में जोड़ा जाए, दोनों अपना रोल प्ले कर सकते हैं।
लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, तो ये भी एक चीज समझ में नहीं आती, लीडिंग टू डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद पुलिस आर फ्रीक्वेंटली स्टीरियोटाइप्ड एज ए कोरेसिव एंड करप्ट। उसके बाद फिर यहाँ पर पाकिस्तान जो यहाँ पर पुलिस का जो इमेज दिखाया जाता है, कभी करप्ट बोला जाता है, कभी उसको कोरेसिव अप्रोच बोली जाती है ना। तो यहाँ पर यह चीजें बेसिकली फिर कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। नो डाउट मीडिया अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहा होगा, पुलिस भी अपनी जगह पर काम करे, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है, हमारा पर्पस यह है कि सोसाइटी के अंदर जो है ना, दोनों को चाहिए कि पॉजिटिव रोल प्ले करे और एक पॉजिटिविटी सोसाइटी के अंदर फैलानी चाहिए, है ना। एक पॉजिटिविटी जब सोसाइटी के अंदर आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो सोशल पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रही है, सोशल पोलराइजेशन जो देखने को मिल रही है, जो आज सोसाइटी बट चुकी है, तो उसको जो है एक पज पर लाया जा सकता है। जब यहां पर देखें ईरान वाला मैटर सामने है ना, जंगें जो है ना यहां पर हथियारों की बेस के ऊपर अगर जीती जाती ना, तो अमेरिका कब का जीत चुका होता। ईरान आज अगर एक यहां पर स्टैंड कर रहा है ना, तो उसके अंदर यूनिटी है, लोग आपस में मुत्तहद हो चुके हैं, है ना, जिसकी वजह से यहां पर ईरान जो है वो कह लेकर कंपीट करता हुआ नजर आता है। ये चीजें भी है ना, इंटरनली उसकी यूनिटी देखने को मिल रही है लोगों के अंदर, है ना। तो यहां पर क्या है कि फिर अगर पाकिस्तान, इन केस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए, तो ये जो गैप है इसको खत्म करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स आर रिस्क की अगर बात की जाए, मीडिया परस्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड रेटिंग। अब सम टाइम ये भी होता है कि यहां पर मीडिया अपनी रेटिंग के लिए बुरी चीजें, यहां पर कोई नेगेटिव चीजें हैं ज्यादा, उसको जो है यहां पर हाईलाइट कर रहा है। नो डाउट मीडिया अच्छा काम भी कर रहा है, एक पॉजिटिव साइड भी है, बहुत सारी चीजों से हमें आगाह कर रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जिस चीजों के बारे में हमें नहीं पता। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि कुछ यहां पर पुलिस और जो मीडिया के दरमियान में गैप है उसको खत्म किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे यहां पर जो है कह ले कि कुछ मीडिया एंकर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, रेटिंग के लिए काम करते हैं या व्यूज के लिए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो फिर कह लेना इंस्टेबिलिटी या कह लें कि या क्योस सोसाइटी के अंदर देखने को मिल सकता है, पोलराइजेशन आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकती है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, पुलिस और मीडिया को जो है वो एक पेज पर आना चाहिए। तो अब यहां पर अगर देखा जाए टुवर्ड प्रोफेशनल कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब कोलैबोरेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो देखा जाए यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों के दरमियान में, इंस्टीट्यूशनल जो है ना जो है यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेन पब्लिक मीडिया मैनेजर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू फैसिलिटेट टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो यहाँ पर पुलिस को भी चाहिए कि वो भी जो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के साथ शेयर करे कि ये शेयर करने वाली है, ये शेयर करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला पॉइंट ये है कि फॉर्मलाइज्ड एंगेजमेंट। सेकंड क्या है, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग। तो अब मीडिया का क्या रोल है कि यहाँ पर टेररिज्म का इशू है या जिस तरह वॉर हो रही है या एजुकेशन का प्रॉब्लम है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, इस तरह के जो बैकवर्डनेस देखने को मिल रही है, इस तरह के थीम्स को भी कवर करे ताकि जो है यहाँ पर जो लोगों के दरमियान में अवेयरनेस जाए। उसके बाद देखें मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। तो अब यहां पर बात पुलिस वाली है, मेन मुद्दा वही रहेगा हमारा टॉपिक आपस में इनकी कनेक्टिविटी। लेकिन मीडिया अगर सही से जो राइट इंफॉर्मेशन है या ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अगर वो शेयर करता है तो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इमेज जाता है, लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो यहाँ पर मीडिया मस्ट एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट, अवॉइडिंग ग्लोरीफाइंग क्राइम और टेररिज्म, ठीक है, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी ओवर स्पीड एंड रेटिंग स्पेशली इन क्राइसिस सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद है इमेज बिल्डिंग एंड पब्लिक एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों पार्टीज है ना, जो पुलिस और यहां पर मीडिया शुड कोलैबोरेट टू एजुकेट पब्लिक एंड डिवाइस क्राइम एंड टेररिज्म प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। अब ये बात है ना कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। जो भी क्राइम्स हैं, जो भी यहां पर टेररिज्म है, उनको कैसे डी एस्केलेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उसके बाद हाईलाइट पुलिस प्रोफेशनलिज्म एंड सैक्रिफाइसेस। यहां पर मीडिया का यह भी रोल होना चाहिए कि जो यहां पर पुलिस ने सैक्रिफाइसेस की हैं, जो अपनी जानें दी हैं, ठीक है। अब ये कच्चे वाला देख लें, यहां पर हुआ कितने लोग यहां पर जो पुलिस यहां पर जो है वो शहीद होते हुए नजर आए अहलकार। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक जो कह लें कि पुलिस का जो रोल है, पॉजिटिव रोल है, वो भी यहाँ पर मीडिया को क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो भी शो करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। डिफाइन द रिलेशनशिप थ्रू प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्टिंग एथिकल बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल लिमिटेशंस एंड ऑब्लिगेशंस रादर देन व्यूइंग ईच अदर
फ्रेंड और फॉय, एक दूसरे को दुश्मन या दोस्त देखें उससे बेहतर है प्रोफेशनलिज्म इंपॉर्टेंट चीज है। एथिकल अगर देखा जाए तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि पुलिस और यहां पर जो कह ले के जो हमें यहां पर मीडिया के अंदर जो एक कम्युनिकेशन गैप जो देखने को मिल रहा है उसको कैसे जो है हम यहां पर खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पुलिस मीडिया रिलेशंस, उसके बाद हमने ब्रिजिंग द गैप डिवाइड, तो किस तरह इसको जो है डिवाइड को जो डिवीजन को जो है वो खत्म किया जा सकता है। तो बेसिकली हमने यहां पर पॉलिसी मेजर्स को भी डिस्कस किया, तो ये भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेसन्स अनहिडेड। अब जो यहां पर लेसन्स को नजरअंदाज किया गया यूएसए की तरफ, अब यहां पर हमने बात की थी यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की। अब इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशंस काफी हो चुकी हैं। देखें, अगर कंटेम्परेरी सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या है, एनएसएस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी क्या, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, यही चीज है। तो अब यही चीज है कहीं ना कहीं पे जो दूसरी स्टेट्स को यहां पर इनसिक्योर फील करवा रही है, स्पेशली अगर बात की जाए यूरोप की, ठीक है। तो ये चीजें भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहां पर मिलिट्री एडवेंचर्स, जहां पर यूएसए ने मिलिट्री एडवेंचर्स किए, इसको मुंह के बल खानी पड़ी यहां पर। अब यहां पर केस स्टडीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जहां पर अगर देखा जाए ना, देखें मैं पहले भी कहता था यूएसए का ये नहीं है कि सामने वाली स्टेट चाहे आपकी सेकुलर है या आपकी यहां पर कह लें कि वो रिलीजियस स्टेट है या अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, और यही चीज रियलिस्ट बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए यहां पर सीधे से यहां पर जो है ना मुद्दे के ऊपर आता है, इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूं। 4 पॉइंट्स है बेसिकली, अनसबड्यूड एडवर्सरीज, उसके बाद है इग्नोरिंग हिस्ट्रीज एंड वार्निंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पास हमारे पास द ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके बाद मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस। अब ये 4 पॉइंट्स है, 4 को मैं यहां पर जो है वो आपको लफ्जों में बयान कर देता। देखें, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को अगर सामने रखा जाए तो अगर दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मिलिट्री इंटरवेंशन अगर देखने को मिले, है ना, तो वो किसकी है, यहां पर यूएसए की। 80 कंट्रीज के अंदर, कितने बेसिकली 80 कंट्रीज के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थोड़ा सा इसके स्टैट्स को चेक कर लीजिएगा, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये काफी चीजें होती है फिर थोड़ा ब्लर हो जाती हैं। अब यहां पर देखा जाए 80 कंट्रीज के अंदर 750, कितने बेसिकली 750 प्लस जो है यहां पर जो है वो कह लें कि मिलिट्री बेसेस हैं यूएसए की दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कहां पर है, जापान के अंदर, तकरीबन कहा जाता है 120 तक ऑलमोस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जहां जहां पर भी मिलिट्री एडवेंचर किया है यूएसए ने, तो इसको मुंह के बल खानी पड़ी है। यही बात यहां पर जो जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, उसने भी यहां पर जो है ये बात कही है कि भाईजान जो आपका यूएसए है हर जगह पर उसने जहां जहां पर भी मिलिट्री एडवेंचर किया है, मिलिट्री इंटरवेंशन की है, तो इसको जो है वो कह लें कि नेगेटिव इंपैक्ट का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले आप यहां पर वॉर चेक करें, वियतनाम के अंदर क्या हुआ, ठीक है, उसके वहां पर मुंह के बाल खानी पड़ी। कोरिया के अंदर आपके सामने ही है। इराक के अंदर क्या हुआ, ठीक है, ईरान वाला मैटर आप देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स तक जो नाटो का मिशन यहां पर रहा है, तो कह ले कि यहां पर बिलियंस डॉलर यहां पर यूएसए के जो है वो क्या हुआ, यहां पर जो है वो जाया हुए। उसके बाद बहुत सारी यहां पर जाने भी गई, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे भी गए। अब इतने चीजें यहां पर सामने, ये वो लेसन्स हैं जो यहां पर यूएसए को सीखने चाहिए थे, सबक हासिल करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि उनको नजरअंदाज कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें यहां पर मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। आप इसका जो है अगर नोट कर लें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली यहां पर यूएसए ने जो मिलिट्री एडवेंचर्स की है उसकी कॉस्ट उसको क्या पे करना पड़ी है, उसने कैसे जो है लेसन्स को यहां पर नजरअंदाज किया, सबक को नजरअंदाज किया, जिस तरह इसने मिलिट्री एडवेंचर्स जहां जहां पर भी किया इसको मुंह के बल खानी पड़ी। अब यहां पर ईरान वाले मैटर में देख लें, ठीक है, कितना यहां पर मिलिट्री पावर है यूएसए की, लेकिन मुंह के बल खाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, यही चीज है ना कि यहां पर यूएसए को अपने जो मिलिट्री एडवेंचर से सबक हासिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है, यहां पर ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये केस मैंने स्टडीज यहां पर सारे ऐड कर दिए हैं, वो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको काफी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट हमारा अगर देखा जाए फोकस इनवर्ड नॉट आउटवर्ड, ये भी आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग अ ग्लोबल पॉलिसीमैन, बजाय इसके कि ग्लोबल लेवल के ऊपर यूएसए शुड रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी एंड रिफॉर्म आर ऑर्गेनिक प्रोसेसेस, इट नीड्स टू एड्रेस इट्स ऑन, ठीक है। उसके बाद इंटरनल चैलेंजेस और इंप्रूव लाइफ फॉर सिटीजंस। अब यहां पर आपको पता है जब से यहां पर वॉर स्टार्ट हुई है, जब से डेमोक्रेटिक और यहां पर रिपब्लिकन एक दूसरे के आमने सामने है, डेमोक्रेटिक यहां पर जो हमें नजर आती है पार्टी, उसने बारहा जो है रेजोल्यूशन यहां पर कह ले के कांग्रेस के अंदर जमा करवाई है, लेकिन क्या होता है कि एक दो वोट से वो पीछे रह जाती है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्रेसिडेंशियल पावर के ऊपर यूएसए की, ये वॉर का जो डिसीजन लिया जा रहा है ये तो कांग्रेस का काम है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो चीज नजर नहीं आ रही। तो यहां पर डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी, इससे भी सबक हासिल करना चाहिए। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक डेडलॉक की। यूएसए ईरान टेंशन है और यहां पर जो है वो कह ले के जो रशिया का क्या रोल है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। मेन जो इश्यूज है 5 पॉइंट्स है इसके अंदर, 5 पॉइंट्स का मैं ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने आपके लिए दे दिए। देखें, मैं अगर आपको यहां पर जस्ट स्लाइड भी ऐड करके जो है आपको लेक्चर दे दूंगा, मेरा कुछ भी नहीं था, मुझे जो है सारा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। लेकिन मसला क्या आता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यहां पर क्या करना था, चीजों को नोट डाउन करना होता है, अपने कह लें कि फ्रेजेस बनाने होते हैं, अपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आप एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है सेंटेंस उठाकर जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये फायदा होता है, एटलीस्ट आप चीजें जो है वो इजीली ऐड करते जाएंगे। तो बार बार जब मैं ऐड करवाता रहूंगा तो एक तो आपका लेक्चर भी लंबा होता जाएगा, फिर आपको चीजें भी यहां पर जो जल्दी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इस तरह के आप चीजें इजीली जो आप अपनी नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, अपने वर्ड्स में पूरा चीजें तो आपको क्लियर कर रहा हूं, तो आप ये नोट करते जाएंगे। डिप्लोमेटिक डेडलॉक और रशिया क्या रोल है इसके अंदर, सबसे पहले 5 पॉइंट्स है मेरे पास, मैं आपको ये बता दूं 5 पॉइंट्स, देन जो है मैं इसका ओवरव्यू देता। देखें, सबसे पहले स्टॉल्ड टॉक्स, रशिया सपोर्ट, उसके बाद है यहां पर ईरान डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, उसके बाद यूएसए रिजेक्शन एंड रेड लाइन, उसके बाद है ब्लेम गेम एंड इकोनॉमिक प्रेशर, 5th नंबर पर है एनपीटी कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद यूरोपियन यहां पर यूनियन के जो सैंक्शंस है इसको भी यहां पर देखने वाले, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, यहां पर 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहेगा यहां पर रशिया सपोर्ट। अभी यहां पर जो है ना इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स होने के बाद जो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची ईरान के, वो अभी दौरे पर हैं। वो यहां पर कह ले के पाकिस्तान का दौरा किया, फिर यहां पर मस्कत के अंदर भी गए, फिर यहां पर जो है रशिया का भी दौरा किया जहां पर व्लादिमीर पुतिन से वो मिले। अब यहां पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं कि ईरान को बेसिकली रशिया और यहां पर चाइना भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर जिस तरह यूएसए ने सीन क्रिएट किया, उसको पता का यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, 80 to 90% ईरान से, तो उसने यहाँ पर ये सीन क्रिएट किया। बाकी सारी रीजंस अलग रखें, साइड पर रखें, ठीक है, इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पर अरागची साहब जो है यहाँ पर दौरों पर हैं ताकि मामलात जो है वो ठीक किए जा सकें। अब यहाँ पर जो है ट्रंप की तरफ से यही बार बार बात की जा रही है कि भाईजान एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी नाकाबंदी ब्लॉकेड किया हुआ किसकी तरफ से, यूएसए की तरफ से। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ईरान ने तो फुली जो है उसको बंद किया होगा, उसकी वजह भी बहुत सारी है, ठीक है, वो आपको भी पता, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर यूएसए ईरान नेगोशिएशंस ऑन द न्यूक्लियर डील्स एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज आर डेडलॉक। अब यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही, दो चीजें। सबसे पहले तो एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला है, सेकंड जो है यहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट की बात की जा रही। 15 पॉइंट्स अलग से हैं, 10 पॉइंट्स अलग से हैं ईरान के, 5 पॉइंट्स पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम मेन जो है हमारा आज का जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक जो देखने को मिल रहा है दो चीजों की वजह से, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि रशिया ने यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा भाई हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, जितना भी हो सकेगा हम यहां पर आपके लिए जो वो एफर्ट्स करेंगे। यहां पर बेसिकली निगोशिएशंस की बात की जा रही है कि यहां पर पीस लाया जा सके, ठीक है। अब यहां पर ईरान डिप्लोमेट अगर देखा जाए, ईरान टॉप डिप्लोमेट अब्बास अरागची साहब है कंडक्टर डिप्लोमेटिक टूर्स इंक्लूडिंग विजिट्स ओमान, पाकिस्तान, रशिया। अब ओमान वाला यहां पर क्यों वो भाई क्यों विजिट किया है, ओमान के अंदर क्यों विजिट किया, क्वेश्चन इज दैट। अब वॉर से पहले जब यहां पर 28 फेब को वॉर स्टार्ट होती है, उससे पहले क्या होता है कि यहां पर मस्कत के अंदर राउंड चल रहे होते हैं और यहां पर जो एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा होता है वो आपका मस्कत ओमान यहां पर बेसिकली अपना रोल प्ले कर रहा होता है।
तो फिर यहाँ पर एक साइड पे जो स्मोक स्क्रीन हमें निगोशिएशंस देखने को मिले, बढ़ते के पीछे तैयारी हुई और फिर यहाँ पर सारा जो अटैक्स देखने को मिला। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब्बास साहब, राक्ची साहब जो है यहाँ पर विजिट पर हैं, तो वो जो है चाहते हैं कि यहाँ पर जो मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो पाकिस्तान की तरफ से शटल डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, बार बार सफ़र करके जाना और ये बार बार चीज़ों को जो है दोनों की तरफ से जो मैसेजिंग जो है वो कह लेकर पहुँचाना, और ये सारी एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मीडिएटर, बैक चैनल डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं, ठीक है, ताकि मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान की लोकेशन है ना यहाँ पर दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान की लोकेशन है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इंडिया है, तो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर निगोशिएशंस हो जाते हैं तो देन पाकिस्तान के लिए यहाँ पर फायदा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूएसए रिजेक्शन है रेड लाइन, तो अब यूएसए की तरफ से बार बार यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। वही बात है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, वही बात है यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मसला पता क्या है, ये दो ही चीजें हैं जो अभी तक डेडलॉक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बातें हो रही है ना, अब यहाँ पर बात अगर कहीं पर आई ना, तो या तो कहेंगे कि 5 साल को के लिए या 10 सालों के लिए आप यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। जस्ट हम एक वैसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह डील हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो टोल की बात की जा रही है कि सारा टोल जो है यहाँ पर ईरान ले रहा है, और $500 मिलियन, कितना बेसिकली $500 मिलियन जो वो कहा जा रहा है कि वो कौन ले रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो वो कह लें कि ईरान ले रहा है। किसने कहा? यह बेसिकली यूएसए की तरफ, ट्रंप की तरफ से कहा गया। ये ब्लेम गेम भी लगती है यहाँ पर, कभी कभी देखने को मिलती है कि ईरान की तरफ से भी यहाँ पर कहा जाता है कि ये मार्केट मैनिपुलेशन भी है यूएसए की तरफ से। तो इस तरह की जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एनपीटी कॉन्फ्रेंस होती है, एनपीटी कॉन्फ्रेंस जो है ये आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। यूरोपीय यूनियन ने किसके ऊपर सैंक्शंस लगाए? बेसिकली रशिया के ऊपर। किसके साथ मिलकर लगाए? यहाँ पर यूएसए के साथ। मसला क्या था? रशिया और यूक्रेन का आपस में वॉर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन भी जो है वो कह ले के यूएसए के साथ जो मिलकर जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, और अब यहाँ पर उसको पता कि गल्फ स्टेट्स हैं हमारे पास, तो हम अपने ऑयल और गैस यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, एनर्जी इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन उधर से चाइना ने जो यहाँ पर यूएसए ने यहाँ पर जो है वो कह लें कि अटैक कर दिया मिलकर, किसके साथ? इजराइल के साथ। तो अब यहाँ पर जो रास्ता कहीं ना कहीं पे यूरोपियन कंट्रीज के लिए नज़र आ रहा था कि हम गल्फ से अपने ऑयल एंड एनर्जी रिसीव कर लेंगे, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो तो हो ही नहीं रही। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस हाइक हुई हैं यहाँ पर, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हुई हैं। तो ये चीज़ भी है। तो अब यहाँ पर एनपीटी का जो हमें यहाँ पर जो है द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर दोनों की तरफ से जो है यूएसए की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी एक दूसरे को यहाँ पर बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है या यूएई है, उसने भी जो है पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपोज किया है। देखें अब बहुत सारी ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी जो है ना कह लें कि एक जनरल डिस्कशन के अंदर ऐड करते हैं, कभी हम नोट्स मेकिंग के अंदर नहीं इंक्लूड करते। तो अब ये जो यहाँ पर जो हमने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की थी, आप जस्ट थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक किसकी वजह से हुआ, ठीक है, दो चीज़ें हैं। उसके बाद रशिया यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद एनपीटी के ऊपर यहाँ पर क्या डिस्कशंस हुए, ठीक है। ब्लेम गेम क्या है, इकोनॉमिक प्रेशर कैसे बिल्ड किया जा रहा है, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड जो ग्रोथ हमें देखने को मिली। देखिए ये हमारा इंटरनेशनल का जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक है वो न्यूक्लियर के रिलेटेड एनपीटी है या सीटीबीटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें अब दो चीज़ें आपने मुझे कमेंट के अंदर बतानी है, एनपीटी और उसके बाद सीटीबीटी के जो मुझे जो है ना यहाँ पर आपने डेट्स बतानी है कि कौन सी डेट में बेसिकली इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। दोनों के आपने डेट्स बतानी है। अब यहां पर जो सिप्री की रिपोर्ट आई है, मैं बात कर रहा हूं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025, ठीक है। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और आपने रेफरेंस अगर कोट करना है तो आपने सिप्री को मेंशन करके देन जो है आपने इसके स्टैट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपको ऑलरेडी अगर साइट्स पे जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सिप्री की, तो सिप्री के आप जो है यहाँ पर पहले के स्टैट्स ऐड कर सकते हैं। अब मसला पता क्या आ रहा है कि 2025 से पहले अगर बात की जाए, यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी हुई थी। अब मैं ये चीज़ क्यों ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, यह भी बताता हूँ। देखें
यूक्रेन और रशिया का मैटर, मिडिल ईस्ट के अंदर किसका चल रहा था, इजराइल और पैलेस्टाइन। अफ्रीका के अंदर किसका चल रहा था, कोंगो रिवांडा का। अगर यहां पर एशिया के अंदर बात की जाए तो चाइना और ताइवान की टसल, कंबोडिया थाईलैंड वाला मसला, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर, और अभी रही सही कसर जो है जहां पर देखने को मिली 2026 के अंदर वेनेजुला ग्रीनलैंड वाला केस, और यहां पर जो है यूएसए इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर। ठीक है, अब इन सारी चीजों को सामने रखते हुए जब यहां पर ट्रंप आते हैं, 2025 की आसियान की मीटिंग होती है और एपेक की मीटिंग होती है यहां पर एशिया के अंदर, तो वो यहां पर जो देखकर जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी यहां पर जो है अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो उसने बोला कि हम भी यहां पर जो है वो कहने के क्या करेंगे, न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, ये बात कहेगी। ठीक है, वहां से हमें चीजें यहां पर एस्केलेट होते हुए नजर आई। नो डाउट पहले भी जो मैंने कहा यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, देखें जहां कहीं पर भी वॉर हो रही है तो यूएसए आपका वहां पर होगा। यूएसए भाई वहां पर आपको आर्म्स सेल करता हुआ नजर आएगा, है ना। तो अब ये अगर मैं वो कह ले कि कोई सीरियल है उसका नाम नहीं लेना चाहता तो छोड़े, खैर, लेकिन यह है कि अब इसकी एग्जांपल आप देखें कि रशिया जब ताइवान और यहाँ पर चाइना के अंदर टसल एस्केलेट होती है, ठीक है, देखने को मिलती है, तो वहां पर जो है यूएसए ताइवान को जो है आर्म सेल करने की बात करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह लें कि जब यहाँ पर इजराइल और ईरान की वॉर होती है तो यहाँ पर यूएसए की तरफ से ईरान जो इजराइल के साथ भी डील देखने को मिलती है, ठीक है, आर्म्स सेल करने की। तो अब इस तरह अगर देखा जाए तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये भी चीजें देखने को मिल रही है कि स्टेट्स चाहती हैं कि हमारी यहाँ पर डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने बात की ना यहाँ पर वेनेजुएला वाला केस, किस तरह यहाँ पर यूएसए ने कंट्रोल हासिल कर लिया, क्यूबा को भी यहाँ पर बाद में कहा गया भी आप भी तैयार रहो। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड की बात की गई। ये तो ग्रीनलैंड वाला मामला इसलिए ठंडा पड़ गया कि ये नाटो के लायक थे। अगर ये नाटो के लायक ना होते ना तो यहां पर फिर जो है मैं ग्रीनलैंड जाता हुआ नजर आता, जहां पर यूएसए ने कहा था कि ये बेसिकली मेरे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। खैर बात दूर चली गई है, लेकिन बात हम कर रहे थे यहां पर जो है स्टेट्स, हर स्टेट चाह रही है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग कर रहा है, चाइना अपना कर रहा है, इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, जितने भी कंट्री आपको देखने को मिले, यहां तक के जो न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो भी अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जर्मनी आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहां पर अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है। और सबसे ज्यादा अगर यूरोप के अंदर अगर देखा जाए स्पेंडिंग जर्मनी की सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज भी है। अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखें अगर ग्लोबल लेवल, ये सारी चीजें डिस्कस करने का पर्पस ये था कि ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो 2887 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये मैंने यहां पर स्टैट ऐड कर दिया, ये आप ऐड कर सकते हैं, इन 2025 के अंदर हमें देखने को मिला। अच्छा, ये इंक्रीज हमें 11 सालों से तकरीबन 11 मंथ आप कह सकते हैं कंसेक्टिवली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें 2024 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 2.9% जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला। अब अगर बात की जाए यहां पर जो आपका लगे सादा ग्लोबल मिलिट्री बर्डन क्लाइम टू 2.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये हाईएस्ट है 2009 का अगर देखा जाए उससे। ठीक है, 2009 से अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है मिलिट्री एक्सपेंडिचर या बर्डन एकदम से जो बढ़ रहा है। अब यहां पर देखा जाए सिप्री को बात करते हैं, ये तो एक जनरल हम डिस्कशन, इसके अंदर जो पॉइंट नोट करने वाला है आप, ये 2.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 2887 जो है यहाँ पर बिलियन डॉलर मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट आप नोट कर लें, इसके अलावा ना करें। पाकिस्तान का क्या है यहाँ पर ऐड कर देता हूं, फिर आप जो है वो कह लें कि हम जितने भी की ड्राइवर्स हैं डायनामिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 11% हमें यहाँ पर बढ़ता नजर आया, तो 11.9 बिलियन डॉलर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कहीं पे थोड़ा बहुत कम हमें देखने को मिलता है, पॉइंट्स में थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन 11 बिलियन जो है हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। अब बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025, यह है सिप्री। अब यहां पर सिप्री का बेसिकली पर्पस क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉरी, सिप्री
ठीक है। अब ये इसको कब कायम किया गया, बेसिकली 1966 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो कहां पर हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली यहां पर स्वीडन के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका काम क्या है, इसका काम है रिसर्च करना। अब ये 4 एरियाज के अंदर रिसर्च करता है, ठीक है। सबसे पहले इसका काम क्या रहेगा, यहां पर रिसर्च करना, ठीक है। पहला एरिया क्या रहेगा, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसआर्मामेंट्स, आप कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर आर्मामेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर आर्म्स कंट्रोल, क्या बेसिकली आर्म्स कंट्रोल जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एरियाज है जो सिप्री यहां पर रिसर्च करती है, इसके ऊपर काम करती है, ठीक है। अब इसी का डाटा जो है हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है कह लेके एक एक कंट्री का अलग अलग से हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप चार्ट है, यहां पर ये चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर जो की ड्राइवर्स और रीजनल डायनामिक्स हैं, जहां पर इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। देखें, सबसे पहले आप ये देखें, यहां पर जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि यूएसए का, यूएसए डोमिनेंस अगर देखा जाए तो 7.5% हमें यहां पर डिक्रीज होता हुआ नजर आया। उसकी वजह क्या थी कि जो यूक्रेन के साथ इनकी जो एड यहां पर अप्रूव होनी थी वो यहां पर नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इनके 7.5% जो है यहां पर जो है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आए, एक्सपेंडिचर्स कम नजर आए। लेकिन ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर टोटल स्पेंडिंग अगर देखी जाए तो कितनी है, 954 बिलियन डॉलर, ठीक है। लेकिन 2026 के अंदर अगर देखा जाए, 2026 के अंदर तो 1 ट्रिलियन डॉलर की यहां पर बात की है। कितने, 1 ट्रिलियन डॉलर की। अगर 2027 की बात की जाए, जो यहां पर ट्रंप का हमें इरा देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो यहां पर कितना है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ये आप ऐड कर लेंगे, 1.5 ट्रिलियन डॉलर 2027 के लिए जो फिक्स किया गया यहां पर, ठीक है। तो ये इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज की, तो यूरोपियन कंट्रीज का 14% हमें देखने को मिला, और ये कितना बन जाता है, 864 बिलियन डॉलर। टोटल यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके ये टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 864 बिलियन डॉलर, ठीक है। रशिया की बात की जाए तो 5.9% इंक्रीज होकर कितना हुआ है, 190 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन की बात की जाए तो 20% यहां पर इंक्रीज हुआ है। अब इनका तो बढ़ना बनता भी है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वॉर लड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर इनके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहां पर 84.1 बिलियन डॉलर आया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए नेटो नेशंस है, तो नेटो के अगर देखा जाए तो कितने मेंबर्स है, बेसिकली अब 32 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है 29 की, तो यहाँ पर जो 29 है उनकी अगर बात की जाए तो तकरीबन हमें जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल सकते हैं वो 559 आप कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बिलियन डॉलर, ठीक है। 559 बिलियन डॉलर। एक मिनट मैं जरा इसको देख लूं, हाँ, तो हमें यहां पर कितने देखने को मिलते हैं, 559 बिलियन डॉलर, ठीक है। 559 जो है हमें यहां पर बिलियन डॉलर, नेटो की बात कर रहा हूं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका भी यहां पर एक्सपेंडिचर्स बढ़ा, लेकिन जर्मनी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जर्मनी का हमें देखने को मिल रहा है 114 बिलियन डॉलर। कितना, 114 बिलियन डॉलर। अब यूरोप के अंदर अगर न्यूक्लियर पावर देखा जाए तो 2 ही स्टेट है, एक आपका फ्रांस है, दूसरा आपका यूके है। तो जर्मनी को जो है यहां पर जो है क्या लेकर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, ठीक है, या फ्रांस के ऊपर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 114 बिलियन डॉलर तो सिर्फ जो है जर्मनी कर रहा है, ठीक है। एशिया के अंदर अगर बात की जाए स्पेंडिंग ग्रू 8.1%, तो कितना है, 681 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिल सकता है। चाइना कितना इंक्रीज हुआ यहां पर, 7.4%, 336 बिलियन डॉलर ये एक्सपेंडिचर्स यहां पर इसके बढ़े हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे यहां पर पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए मिड ईस्ट या अफ्रीका की बात की जाए तो 218 बिलियन डॉलर मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पर एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं। इजराइल सबसे ज्यादा यहां पर जो है वो कह लेके एक्सपेंडिचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अफ्रीका की बात की जाए तो 8.5% इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन नाइजीरिया सबसे ज्यादा यहां पर एक्सपेंडिचर्स कर रहा है। कितना है, बेसिकली यहां पर 55% हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया का यहां पर जो एक्सपेंडिचर्स तो देखने को मिल सकता है वो कितने, अगर यहां पर मैं थोड़ा ऊपर करके लिख दूं ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। अब अगर इंडिया की यहां पर बात की जाए तो इंडिया कितना परसेंट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है, बेसिकली 8.9%। कितना, बेसिकली 8.9% इंक्रीज देखने को मिलता है। तो टोटल अगर इसके एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो यहां पर 92.9 बिलियन डॉलर जो है हमें यहाँ पर जो है वो कह लेके इंडिया के एक्सपेंडिचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपने लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है।
अब ये अगर देखा जाए, देखें ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये स्टैट्स आपने जो है वो लाजमी नोट डाउन करने हैं अपने जो आप नोटबुक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वोकैब की तरफ, और वोकैब आपको पता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर 10 वर्ड्स को डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब 10 वर्ड्स के साथ 2 हमारे सिनोनिम्स होते हैं, 2 हमारे एंटोनिम्स होते हैं। तो आपने यहां पर क्या करना है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर डेली बेसिस के ऊपर हम जितने भी यहां पर वोकैब को डिस्कस कर रहे हैं वो आपने नोट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी पूरी वोकैब जो है यहां पर जो है वो कंपाइल होती जाएगी अगर आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ऐड कर रहे हैं वर्ड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहां पर वर्ड रहने वाला है एक्सिलरेशन, बहुत ईजी वर्ड है। बेसिकली अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और जॉय को बोले, शदीद खुशी में बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज होना, ठीक है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, एक्साइटमेंट बोल सकते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, अगर आप जोश में बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे तो उल्टा क्या बनेगा, एकदम सैडनेस या डिप्रेशन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूडिंग। फ्यूडिंग क्या होता है यहाँ पर, इंगेज्ड इन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, ठीक है, बहुत लंबे अरसे तक किसी झगड़े के अंदर शामिल रहने को बोला जाता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर यूएसए अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स वॉर लड़कर गया, ठीक है। क्वारलिंग बोल सकते हैं यहाँ पर, क्लैशिंग, उल्टा क्या बनेगा, रिकंसाइलिंग या एग्रीइंग आप इसको बोल सकते हैं। गैलोर, गैलोर मीन्स क्या होता है, बेसिकली इन अबेंडेंस या प्लेंटीफुल, मीन्स मिकदार में बहुत ज्यादा होने को बोला जाता है, कसरत में, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका सिनोनिम हमारे पास, अबेंडेंट बोल सकते हैं या प्लेंटीफुल, उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, स्कार्स या रेयर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एलूफनेस। एलूफनेस मीन्स क्या होता है, इमोशनल डिस्टेंस और डिटैचमेंट, ठीक है, इमोशनली दूरी को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, अलहदगी को बोल सकते हैं। डिटैचमेंट या रिजर्व, उल्टा क्या बनेगा, वार्मथ या फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, मैना। मैना मीन्स क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट आर एड, आप जहां से तवक्को ही नहीं कर रहे होते वहां से क्या होता है आपकी जो है वो कह लें मदद हो जाती है या आपकी हेल्प हो जाती है, उसको बोला जाता है मैना, ठीक है। तो ब्लेसिंग या बून कह सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, कर्स या मिसफॉर्चून। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फेटेड। फेटेड मीन्स क्या होता है यहाँ पर, ऑनर्ड या सेलिब्रेटेड पब्लिकली, ठीक है, किसी को ऑनर करना, यहाँ पर किसी की ऑनर करना, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर खुशी मनाना या सेलिब्रेट करना, ठीक है, ऑनर देना किसी को, यहाँ पर सेलिब्रेट, उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, इग्नोर कर देना या निग्लेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, स्टॉलमेट। स्टॉलमेट ऑलरेडी हम पढ़ते ही रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एकदम एक जगह पर रुक जाने को बोला जाता है, जमूद का शिकार हो जाना, ठीक है, जिसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ठीक है। डेडलॉक हो जाना या इम्पेस, उल्टा क्या बनेगा, प्रोग्रेस या ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, हॉरेंडसली भी मीन्स क्या रहेगा, हॉरेंडसली मीन्स क्या रहेगा, इन अ वेरी टेरिबल और शॉकिंग वे, नहायत ही खौफजुदा आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, टेरिबली या ड्रेडफुली बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, प्लेजेंटली या माइल्डली आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, आइडियलिक मीन्स क्या रहेगा, एक्सट्रीमली पीसफुल और पिक्चरस्क आप बोल सकते हैं, नहायत ही पुरसकून को बोल सकते हैं, नहायत ही खूबसूरत को बोल सकते हैं, पीसफुल या पिक्चरस्क आप इसको बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, क्योटिक या अनप्लेजेंट। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, कमोशन। कमोशन मीन क्या होता है, अ स्टेट ऑफ नॉइजी डिस्टर्बेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर शराबे को बोला जाता है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस या अप्रोर बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, काम या क्वाइट, बिल्कुल खामोश हो जाना, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कन्फ्लेटिंग। कन्फ्लेटिंग मीन्स क्या होता है, कंबाइनिंग टू थिंग्स इनटू वन, चीजों को मर्ज कर देना, दो चीजों को आपस में खलत मलत कर देने को बोला जाता है, मर्ज करने को बोला जाता है, ब्लेंड, उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, सेपरेटिंग या डिस्टिंग्विशिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, अलग कर देना। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।